मेरा नाम कार्तिक है। मैं केरला के एक शहर में रहता हूँ और इसी शहर की एक बड़ी सी कंपनी में जॉब करता हूँ। ये घटना मेरे साथ 2016 में हुई थी। तब मुझे यहाँ पर ज्वाइन हुए लगभग 3 महीने हो चुके थे। हमारे साहब कंपनी के काम से मुझे अलग अलग शहर में भेजते थे। ऐसे ही एक दिन सुबह 11 बजे मैं कंपनी में आया था तो मेरे साहब मुझे बोले, कार्तिक, आज तुम्हें लगभग 70 किलोमीटर का सफ़र करना है। वहाँ जाकर तुम्हें शाम तक काम करके वापस आना है। मेरे साहब ने मेरे हाथ में एक फाइल देते हुए मुझे ये सब कहा। मैंने मेरे साहब को ठीक है बोला और मैं कार पार्किंग में आकर मेरी कार से उस शहर के लिए निकल पड़ा। शहर पहुंचने में मुझे लगभग दोपहर के 3 बजे, क्योंकि आधे से ज़्यादा रास्ता गड्ढे से भरा हुआ था। उस वजह से मुझे मेरी कार बहुत धीरे धीरे चलानी पड़ी। जल्द ही मैं हमारे साहब ने बताए वाले पते पर पहुंच गया। वहाँ का काम खत्म होते होते मुझे रात के 9 बजे। काम होने के बाद मैंने मेरे साहब को फ़ोन करके बता दिया और मैं जल्दी से वहाँ से सीधे अपने घर के लिए निकल पड़ा। अब मुझे घर पहुँचने के लिए 12 या 12:15 बजने वाले थे। अगर रास्ता अच्छा होता, मतलब रास्ता हाईवे जैसा होता, तो मैं 10:30 बजे तक घर पहुँच जाता। लेकिन रास्ता गड्ढे से भरा होने के कारण मुझे मेरी कार लगभग 30 या 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलानी पड़ रही थी। अब लगभग मैं 25 किलोमीटर आगे आया था। अब रात के 10 बजे थे। इस काम की वजह से मैंने आज दिन भर में खाना नहीं खाया था, तो मुझे अब बहुत जोरों की भूख लगी थी। तो मैं रास्ते के दोनों साइड में ढाबा वगैरह मिलता है क्या, ये देख रहा था। लेकिन लगभग 10 किलोमीटर आने के बावजूद भी मुझे एक भी ढाबा नजर नहीं आ रहा था। अब मैं मेरी कार इस घनी अंधेरी रात में और इस सुनसान रास्ते पर अपने कार की हेडलाइट के सहारे चला रहा था। अब मैं थोड़ा ही आगे आया था, तभी मेरी नज़र रास्ते के बाएं साइड में गई तो मुझे वहाँ पर एक ढाबा दिखा। मैंने जल्दी से वहाँ पर जाकर मेरी कार रोकी और मैं ढाबे के अंदर चला गया। अंदर जाकर मैं एक टेबल पर बैठ गया। ढाबे के काउंटर पर एक आदमी बैठा हुआ था और एक आदमी वहां पर रखे टेबल की साफ सफाई कर रहा था। फिर वो आदमी मेरे पास आया और मुझे बोला, क्या चाहिए साहब? तो मैंने उसे दाल, रोटी और एक सब्जी लाने को बोला। फिर वो आदमी ठीक है बोलकर चला गया। मैं वहां पर बैठे बैठे उस ढाबे को देख रहा था। उस ढाबे में 6-7 टेबल रखे हुए थे। लगभग 20 कदम की दूरी पर एक रूम था। उस रूम में शायद एक औरत खाना बना रही थी। तभी वो औरत उस रूम से बाहर आकर मेरी तरफ कुछ अजीब तरह से देखने लगी और फिर जल्दी से रूम के अंदर चली गई और खाना बनाने लगी। मैं थोड़ा सोच में गिर गया कि यह औरत मेरी तरफ ऐसा क्यों देख रही थी, और यह ढाबा भी मुझे दूसरे ढाबों से काफी छोटा और अलग दिख रहा था। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उस आदमी ने मेरे लिए खाना लाया। मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी तो मैंने ज़्यादा ना सोचते हुए जल्दी से खाना खा लिया। खाना खाने के बाद मैं उस काउंटर पर पैसे देने गया। पैसे देकर मैंने जब घड़ी में देखा तो अब रात के 11:15 हो चुके थे। मैं ढाबे से बाहर आया और अपनी कार का दरवाज़ा खोलने लगा, लेकिन तभी वो खाना देने वाला आदमी भागते हुए मेरे पास आया और मुझे बोला, साहब, हमें आपकी मदद चाहिए। जो औरत अभी खाना बना रही थी उसकी साड़ी को आग लगी है। हालांकि हमने वो आग बुझाई है, लेकिन वो औरत काफ़ी जल चुकी है। तो क्या आप आपकी कार में हमें हॉस्पिटल तक छोड़ सकते हैं? उसका वो घबराया हुआ चेहरा देखकर मैं उसे ठीक है बोला। फिर वो 2 आदमी उस जली हुई औरत को लेकर मेरे कार में बैठ गए। मुझे खाना देने वाला आदमी उस औरत के साथ पीछे की सीट पर बैठ गया और वो काउंटर पर बैठा हुआ आदमी मेरी पास वाली सीट पर बैठ गया और वो मुझे बोला, साहब, यहाँ से 15 किलोमीटर आगे एक शहर है, वहाँ पर एक हॉस्पिटल है, वहीं पर जल्दी से चलो। तो मैं उसे ठीक है बोला। उस औरत को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो नहीं बचेगी, क्योंकि उसका आधे से ज़्यादा शरीर जल चुका था। रास्ता खराब होने के बावजूद भी मैं मेरी कार काफ़ी तेजी से चला रहा था ताकि उस औरत को मैं जल्द से जल्द हॉस्पिटल में पहुंचा सकूं। हम जल्द ही शहर में पहुंच गए और हमने उस औरत को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया।
फिर मैं और वो काउंटर पर बैठा आदमी मेरे कार के पास आए। सुधीर उस औरत के साथ हॉस्पिटल में ही रुका हुआ था। उस खाना देने वाले आदमी का नाम सुधीर था और काउंटर पर बैठे वाले आदमी का नाम मनीलाल था। मनीलाल मुझे बोला, साहब अब हम लोग ढाबे पर चलते हैं। गड़बड़ी में मैं ढाबा बंद करना ही भूल गया, तो अब हम जल्दी से वहां पर चलते हैं। सुधीर यहाँ पर रुक सकता है और वैसे भी वो जली हुई औरत सुधीर की पत्नी ही है, तो वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। हम लोग अभी ढाबे पर चलते हैं। फिर हम लोग लगभग आधे घंटे में ढाबे पर आ गए। अब रात का 1 बज चुका था और मुझे नींद भी काफी ज्यादा आ रही थी। इस वक्त अब मेरे शहर वापस जाने का मेरा मन नहीं हो रहा था, तो मैं उस ढाबे वाले को बोला, भाई साहब क्या आज की रात में यहाँ पर सो सकता हूँ? तो ढाबे वाले ने तुरंत हाँ कर दिया, तो मैं जल्दी से वहीं पर रखी खाट पर सो गया। जब सुबह हुई और मेरी नींद खुली, तब मैंने देखा कि मेरे पास से खेतों में काम करने वाले मजदूर जा रहे हैं और मेरी तरफ कुछ अजीब तरह से देख रहे हैं। उनमें से 2 मजदूर मेरे पास आए और मुझे बोले, साहब आप इस जमीन पर क्यों लेटे हो? आपके पास तो ये इतनी बड़ी कार है, आप कार में भी सो सकते थे, लेकिन आप इस बंजर जमीन पर क्यों सो रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो रात का ढाबा कहाँ गया, वो लोग कहाँ गए और मैं यहाँ पर कैसे आया। आखिर मेरे साथ क्या हो रहा था, ये मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस वजह से मेरा सर पूरी तरह से चक्कर खा रहा था। तभी मैंने रात की सारी बात उन 2 लोगों को बताई, तो उसमें से एक आदमी मुझे बोला, साहब वो मनीलाल था। 1 साल पहले इसी रास्ते पर मनीलाल का ढाबा था। उसके ढाबे पर सुधीर और उसकी बीवी काम करते थे। एक बार सुधीर की बीवी की साड़ी को खाना बनाते बनाते आग लग गई। उस वजह से सुधीर अपनी बीवी को पकड़कर काफी ज्यादा रो रहा था और मनीलाल रास्ते पर से आती जाती गाड़ियों को हाथ दिखाकर मदद मांग रहा था, लेकिन उसकी मदद कोई भी नहीं कर रहा था। फिर थोड़ी ही देर में सुधीर की बीवी वहीं पर तड़प तड़प कर मर गई। बीवी की जान जाने की वजह से सुधीर ने भी पास में रखा चाकू अपने पेट के अंदर घुसा दिया और वो भी वहीं पर मर गया। जब ढाबे के अंदर मनीलाल आया और उसने उन दोनों को मरा हुआ देखा, तो उसके दिल की भी धड़कन रुक गई और वो भी वहीं पर मर गया। सुबह होने के बाद पास के गांव वालों ने ये सब देखा, तो गांव वालों ने उन तीनों का अंतिम संस्कार किया। फिर वो ढाबा गांव वालों ने पूरी तरह से निकाल दिया और तब से जब कभी भी अमावस की रात होती है, तब वो ढाबा इस रास्ते पर आने जाने वाले लोगों को दिखता है। जो लोग खाना खाने रुकते हैं, तो उनके साथ भी रात को जो आपके साथ हुआ वैसे ही होता है। लेकिन एक बात और, आप अभी इस वजह से जिंदा हो कि आपने कल उन तीनों की मदद की। अगर आपने मदद नहीं की होती तो आप हमें यहाँ पर सुबह जिंदा नहीं मिलते, बल्कि मरे हुए मिलते। वो तीनों बहुत अच्छे थे, मगर मदद ना करने वाले लोगों के लिए वो बहुत बुरे थे। उसकी वो बातें सुनकर मेरा सर फिर से चक्कर खाने लगा। तभी उस आदमी ने मुझे उसके पास का पानी पिलाया। फिर मैंने उन्हें धन्यवाद बोला और जल्दी से अपने कार में बैठकर मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ा। फिर कार चलाते चलाते मैं ये सोचने लगा कि अगर कल रात मैंने मनीलाल, सुधीर और उसकी पत्नी की मदद नहीं की होती, तो आज शायद मैं जिंदा नहीं होता। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ कहानी सुनते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा मत कीजिए। आपने अगर लाइक और सब्सक्राइब किया तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब मुझे मेरे मेहनत का फल मिलने जैसा लगेगा। दोस्तों, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आपके लिए उतना ही आसान है एक लाइक का बटन दबाना। तो दोस्तों, अपना दिल बड़ा करके एक लाइक का बटन दबा दो। और हाँ, आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं, उनके लिए दिल से थैंक्स। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई खौफनाक या डरावनी कहानी हो तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर भेज सकते हो। मेरा ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।